हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कुणाल गुदवारे एंड आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल राइटिंग सीए एग्जाम्स एंड सेकंड पर्सनल टिप्स टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन एंड स्कोर गुड मार्क्स इन सीए एग्जाम्स। ओके, तो अभी ये मैं किस बेसिस में बता पा रहा हूँ। फर्स्ट, अभी अभी हमने एपीडी की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स लॉन्च करी थी, जिसमें जितनी भी कॉपीज चेक हुई थी उसके बेसिस में। सेकंड, कुछ कॉपीज सर्टिफाइड कॉपीज मैंने खुद से एनालाइज करी थी तो उसके बेसिस में। और थर्ड, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेसिस में कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग, अब हैंड राइटिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए बिल्कुल मोतियों जैसी, मैं कह रहा हूँ लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। लेजिबल मतलब कैसे? नीट एंड क्लियर रहनी चाहिए, थोड़ी प्रॉपर स्पेसिंग रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे इन दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रहना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा हूँ, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू होना चाहिए। जैसे पार्ट भी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 है तो नए पेज से शुरू होना चाहिए, सेकंड पार्ट नए पेज से शुरू होना चाहिए एंड सो ऑन। तो अब अगर अपनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रही तो एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर ये कहेगा, देखिए। अरे कहना क्या चाहते हो। तो एग्जामिनर को खुश करना है तो हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी लेजिबल रहनी चाहिए। लेजिबल के लिए 3 पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है: नीट एंड क्लियर, प्रॉपर स्पेसिंग, न्यू क्वेश्चन फॉर्म, न्यू पेज। ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 है वाइसली सेलेक्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन टू डू। अब जो मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था उसमें कुछ कॉपीज में क्या हो रहा था, अब एक कॉपी जैसे मैंने चेक करी थी, उसमें क्या हुआ था, जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसे कुछ कम नंबर मिले थे। फिर सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा था उसने, उसमें थोड़े से ज़्यादा नंबर मिले थे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा था उसमें और ज़्यादा मिले थे। अब इसमें क्या किया है इसने, मतलब उसे थर्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता था बट उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले किया। तो इसलिए जो 15 मिनट पहले मिल रहे हैं हमें, उसमें वाइसली सेलेक्ट करो कि कौन सा कुछ टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग है, कौन से क्वेश्चन में मैं ज़्यादा नंबर फैच कर पाऊंगा, तो वही क्वेश्चन सबसे पहले उठाएं। अब यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके मार्क्स बढ़ा सकती है, तो इसलिए वाइसली सेलेक्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 है सॉल्व क्वेश्चन इन सीक्वेंस ओनली। सीक्वेंस मतलब क्या? 1 2 3 4 ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उठाया तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं एक साथ करो, सेकंड उठाया उसके जितने भी पार्ट्स हैं एक साथ करो। तो ये है पॉइंट सॉल्व क्वेश्चन इन सीक्वेंस ओनली। अब अगर अपन क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे, उसका ए पार्ट कहीं और करेंगे, बी पार्ट कहीं और करेंगे, सी पार्ट कहीं और करेंगे, तो चेकर की हालत कैसी हो जाएगी? चेकर की हालत ऐसी हो जाएगी। तो अगर चेकर की हालत ऐसी होगी तो वो रिजल्ट वाले दिन आपकी हालत ऐसी कर देगा। तो ध्यान रखिए, हमेशा क्वेश्चन सीक्वेंस में करिए। सीक्वेंस में करिए, हर एक पार्ट, मतलब जैसे एक क्वेश्चन नंबर उठाया तो उसके सारे पार्ट एक साथ करिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। जगह छोड़ने पे ऐसे ही मार्क्स नहीं काटेगा। ज़्यादा छोड़ दीजिए, कम लिखना है भले ज़्यादा छोड़ दीजिए, 1 पेज का लिखना है लेकिन 2 पेज छोड़ दीजिए इमरजेंसी के लिए। इसलिए जगह छोड़ के लिख दीजिए लेकिन एक साथ करिए। तो इससे क्या रहेगा, वो चेकर फ्रेंडली कॉपी हो जाएगी, मतलब उसको ईजी रहेगा चेक करने में और वो उसी बेसिस पे नंबर दे देगा आपको अच्छे अच्छे। तो इसलिए सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन क्लियरली। क्लियरली कैसे? जैसे एक कॉपी मैंने अभी देखी थी मॉक टेस्ट में ही, उसमें क्या करा था उसने, पहली बार तो सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करा था। ठीक है, सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करा, ऊपर से जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था वो मुझे ए दिख रहा था जबकि ने सी का सॉल्व करा था। अब ये मैंने आंसर देख के जज किया था। अब मेन एग्जाम में ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जामिनर आंसर देख के जज कर देगा कि बेटे ने सी का पार्ट लिखा है या ए का पार्ट लिखा है तो मैं नंबर देता हूँ, वो सीधा 0 नंबर दे देगा। कुछ इसलिए क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखो और सेंटर में लिखो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 है अवॉइड शॉर्ट फॉर्म। अब पढ़ते हैं हम क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान रखिए कि मेन एग्जाम में हम वही शॉर्ट फॉर्म मेन एग्जाम में ना लिख के आए, क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर की नज़र में। इसलिए बहुत ध्यान से आंसर लिखे, शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6 है अपना, क्या था? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज अप्रोक्स साइन कंपल्सरीली इन प्रैक्टिकल आंसर। अब क्या होता है, इस एसएफएम की कॉपी मैंने एनालाइज करी थी, सर्टिफाइड कॉपीज, और उसमें 2 कॉपीज देखी थी मैंने। तो एक कॉपी में क्या हुआ था, उसने अप्रोक्स लिखा था एक आंसर में और दूसरी कॉपी में अप्रोक्स नहीं लिखा था। तो जो जिसने अप्रोक्स लिखा था उसे उस स्टेप पे पूरे नंबर मिले थे और जिसने नहीं लिखा था उसे उस स्टेप पे 0 नंबर दिए गए थे। अब इसलिए ऐसे अप्रोक्स लिखना हमें, क्योंकि क्या हो रहता है कि पॉइंट वाले कुछ पॉइंट की वजह से हमारे डिफरेंट आते हैं आंसर, इसलिए बेटर अप्रोक्स लिख दीजिए तो आई से नंबर दे देता है।
अब मजे की बात बताऊँ तो आईसीआई का जो आंसर था वो दोनों से मैच नहीं कर रहा था, बट फिर भी जिसने अप्रॉक्स लिखा था उसे नंबर मिला था और जिसने नहीं लिखा था उसे नंबर नहीं मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई नंबर नहीं देता है, तो आईसीआई नंबर देता है, बस हमें प्रेजेंट करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। ओके, तो पॉइंट नंबर 7 है रीड द रिक्वायरमेंट एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अब जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, सबसे पहले तो वो पढ़ो, उसको अच्छे से समझो कि पूछ क्या रहा है, फिर ही उसके बाद आंसर लिखो। अब जैसे एक कॉपी मैंने देखा था अभी मॉक टेस्ट में, तो आंसर उन्होंने पूरा सही लिखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया था, जो नहीं पूछा गया था वो भी लिख दिया था। अब उसे नंबर भी पूरे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आंसर बहुत ज़्यादा लिखा था। अब आप बोलोगे कि नंबर तो पूरे मिल गए थे, तो बेटा नंबर तो पूरे मिल गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा लिखा था उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा। अब इसी के चक्कर में आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसे रिक्वायरमेंट पढ़ो, जो पूछा है वही लिखो। इससे क्या रहेगा, आपका आंसर भी, कंटेंट भी क्वालिटी वाला रहेगा और टाइम भी कम लगेगा और आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 था। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 है ट्राई टू कोड सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर क्यों? अब सेक्शन नंबर अगर अपन कोड करेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब हो सकता है चेकर वो देख के ज़्यादा डिटेल में ना पढ़े और आपको अच्छे नंबर दे दे। तो ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर अपने सेक्शन नंबर सही लिखा है, एज पर आईसीआई लिखा है, तो आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे। तो इसलिए सेक्शन नंबर कोड करने का ट्राई करिए। अब लेकिन वहाँ मत करिए जहाँ आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये हो सकता है या दूसरा सेक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर वो सेक्शन नंबर अपना गलत हो तो वही देख के चेकर अंदर पढ़े ही नहीं और कैंसिल कर दे और 0 नंबर दे दे। तो इसलिए जहाँ 100% श्योर है वहीं सेक्शन नंबर लिखे और ट्राई टू कोड सेक्शन नंबर, ट्राई टू लर्न सेक्शन नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 8 था, सेक्शन नंबर वाला। फिर पॉइंट नंबर 9 है अपना मेक वर्किंग नोट्स कंपलसरीली। अब क्या रहता है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको पता होगा। तो अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स रहते हैं, जैसे 0.5 मार्क्स रहेंगे, 0.5 मार्क्स रहेंगे या 1 मार्क्स रहेंगे। तो इसलिए वर्किंग नोट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जनरली अवॉइड करता है कि हमारा आंसर तो आ गया तो हमें ज़्यादा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। वर्किंग नोट के भी इतने नंबर रहते हैं कि आपका हो सकता है मेन आंसर में 50% मिले और वर्किंग नोट नहीं बनाया तो आपको 50% वैसे ही डिडक्ट हो जाए। तो बेटर है कि सारे वर्किंग नोट बनाओ, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और रेलिवेंट वर्किंग नोट बनाओ, तो उसमें क्या नंबर अच्छे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 था अपना वर्किंग नोट वाला। ओके, तो पॉइंट नंबर 10 है अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स जैसे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसे अंडरलाइन करो। अब क्यों करो? क्योंकि एग्जामिनर के पास एक कॉपी तो आती नहीं है, बहुत सारी कॉपी आती है एक दिन में। तो उसको बताना है अपने को कि मैं पढ़ के आऊँ, देख भाई मैं पढ़ के आऊँ, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसे अंडरलाइन करके बताओ कि देख मैं पढ़ के आया हूँ। अब इससे क्या रहेगा कि वो हो सकता है वो सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स पढ़े और आपके कीवर्ड्स हो और रेलिवेंट कीवर्ड्स हो, तो वो उसी के बेसिस में आपको नंबर दे देगा और अच्छे नंबर दे देगा। उसे डिटेल में पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कॉपी ऐसी चेकर फ्रेंडली हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। इसलिए उसे बताना पड़ेगा कि हम पढ़ के आए हैं, अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा, सेक्शन नंबर लिख के बताना पड़ेगा। ओके, और जो भी फाइनल आंसर आता है हमारा, तो उसको क्या करो, बॉक्स में लिख दो, ताकि उसे क्लियरली दिखे कि हमारा फाइनल आंसर है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसका फाइनल आंसर है, उसे बॉक्स में लिख दो, तो उसे क्लियरली दिखना चाहिए कि हमारा आंसर है। ओके, तो ये हमारे 10 पॉइंट है जो हमने देखे। अब कई कई लोग बोलते हैं क्या कि मैं पढ़ के जाता हूँ, मैं लिख के भी आता हूँ, मेरा आंसर भी सही आता है, फिर भी नंबर क्यों नहीं मिलते हैं? तो नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम प्रेजेंट अच्छे से नहीं करते। तो हमें पढ़ने के साथ साथ अब प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। अभी जो भी 10 पॉइंट मैंने बताया, इसे लिख के रखिए अपनी एक डायरी में या कॉपी में, बार बार वीडियो देखिए। अब जब भी आप पढ़ रहे हो, अब 1 महीने बचे एग्जाम के लिए, तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रहने चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो कोई भी, जैसे अगर सॉल्व कर रहे हो रफली भी, तो हमें ध्यान रखना है कि बॉक्स बनाना है। तो इसको माइंड में अभी से डाल के रख लोगे ना, तो एग्जाम में भी आपके ये खुद ब खुद होके आएंगे। तो इसलिए ये 10 पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ अभी 10 पॉइंट पे भी फोकस कर लिया, थोड़ा मेहनत कर ली प्रेजेंटेशन पे भी, तो डेफिनेटली 15 से 20 नंबर बढ़ा सकते हैं आपके। और वैसे स्टूडेंट तो ज़रूर करें जो पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, पूरा पढ़ के गए थे, अच्छे से पढ़ के गए थे, अच्छे से आंसर भी लिखा था, बट कहीं ना कहीं जिन उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन थी, उन्हें नंबर कम मिले थे, तो डेफिनेटली उन्हें नंबर प्रेजेंटेशन की वजह से ही कम मिले होंगे। इसलिए ये 10 पॉइंट को लिख के रखिए, प्रॉपर अप्लाई कीजिए। ओके, तो अब अगर ये हम 10 पॉइंट फॉलो कर लेंगे अच्छे से, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा? एग्जामिनर ये बोलेगा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये बोल के अच्छे नंबर देगा। इसलिए प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करिए और सारे पॉइंट जितने बताए वो फॉलो करिए। ओके, सो बढ़िया से पढ़िए। अब एग्जाम पास में सीए फाइनल आईपीसीसी के, अब पढ़ने के साथ साथ माइंड को रिलैक्स रखिए और प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करिए। डेफिनेटली आप पास होंगे और अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप पढ़ने के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दे रहे हो तो।
तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो भी क्वेरी है, डाउट है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या SCMP से रिलेटेड, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। तो थैंक यू वेरी मच।